अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। हमने जो है वो लास्ट टाइम कैपेसिटेंस का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें काफ़ी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। मिसाल के तौर पर हमने जो है वो सबसे पहले डिस्कस किया था कि कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है भाई, सबसे पहले डिस्कशन ये होता है कि कैपेसिटर क्या होता है। जी में कैपेसिटर जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है और उसकी इलेक्ट्रिक सिंबल जो होती है वो इस तरह से होती है। कैपेसिटर के बहुत सारे यूज़ होते हैं, मैं चले आपको आखिरी में बताऊंगा वो। तो कैपेसिटर की जो सिंबल होती है वो इस तरह से होती है, दो पैरेलल लाइंस बना देते हैं वर्टिकल, तो वो एक कैपेसिटर की सिंबल बन जाती है। एक कैपेसिटर जो होता है उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो इस तरह से होती है कि कैपेसिटर के अंदर दो मेटल की प्लेट्स होती हैं और मेटल की प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटर होता है। वो इंसुलेटर आमतौर पर एयर होता है। ठीक है, जब आप एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स उस वक्त तक चार्ज होती रहती हैं जब तक दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जो सप्लाई का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बैटरी का वोल्टेज है, उसके बराबर ना हो जाए। ठीक है, और जब आप कैपेसिटर की दोनों चार्ज प्लेट्स को तार के जरिए जोड़ते हैं आपस में तो वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। यानी कि नेगेटिव प्लेट के पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल करते हैं। इसको डिस्चार्जिंग कहते हैं। अब अगर आप इस कनेक्शन के बीच में कोई बल्ब लगा दें तो बल्ब जो है वो उतनी देर के लिए ऑन होगा जितनी देर के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जो कि दायरे चंद सेकंड्स के लिए या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होगा। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि जब आप एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसकी जो दोनों प्लेट्स होती हैं उन पे जो चार्ज स्टोर होता है वो इक्वल होता है लेकिन ऑपोजिट होता है। यानी कि अगर एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज स्टोर होगा तो दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज स्टोर होगा। तो मकसद कहने का ये है कि चार्ज जो स्टोर होता है दोनों प्लेट्स पे वो बराबर ही होता है, बस एक पे पॉजिटिव होता है और एक पे नेगेटिव होता है। अब अगर आप जो है इस चार्ज की बात करें तो किसी भी एक प्लेट का चार्ज जो क्यू है, वो चार्ज क्यू जो होता है वो उस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिस वोल्टेज पर चार्जिंग हो रही होती है। और अगर आप कांस्टेंट लेकर आए यहाँ पे तो कांस्टेंट यहाँ पे सी आता है। सी यहाँ कैपेसिटेंस कहलाता है। तो सी क्या चीज़ है? सी है क्यू अपॉन वी, यानी कि चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली कैपेसिटेंस को हम कहते हैं चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पर या पर यूनिट वोल्टेज। लेकिन एग्जामिनर स्पेसिफिकली पूछेगी कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होती है। एग्जामिनर बोले कि भाई कैपेसिटेंस क्या होती है, तो आप लिखेंगे चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज या पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जामिनर पूछेगी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होती है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है, तो फिर आप क्या लिखेंगे? Charge stored on any one plate of capacitor per unit voltage. Charge stored on any one plate of capacitor per unit voltage. ठीक है। अच्छा, ऐसा यूनिट जो होती है कैपेसिटेंस की वो फैरेड होती है और फैरेड एक अच्छी बड़ी यूनिट होती है। तो आमतौर पे हम जो है वो कैपेसिटेंस फैरेड के बजाय माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, नैनो फैरेड वगैरह बनाते हैं। वन फैरेड की डेफिनेशन क्या है? वन फैरेड जो है वो कैपेसिटेंस होगी अगर एक कैपेसिटर की एक प्लेट पर एक कूलम चार्ज स्टोर हो जब उसको एक यूनिट यानी कि एक वोल्ट वोल्टेज दिया जाए। ठीक है, और फिर ये एक हमने एक पॉइंट लिखा था कि वाया कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर नहीं करता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो बराबर है लेकिन ऑपोजिट है। यानी अगर एक प्लेट पे +10 चार्ज स्टोर हो रहा है तो दूसरे पे -10 स्टोर होगा। तो +10 -10 ओवरऑल मिला के नेट चार्ज कितना बनता है? नेट चार्ज 0 बनता है। ठीक है, तो मैंने लिखा भी है कि सिंस चार्ज स्टोर्ड ऑन बोथ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल बट ऑपोजिट, therefore net charge stored is 0. However, the work done in separating the charges is stored in the form of electric energy. लेकिन उन चार्जेस को सेपरेट करने में जो वर्क डन हम करेंगे वो वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर ये हमने एक दो सवाल सॉल्व किए थे। जब हमने सवाल सॉल्व किया था कि भाई ये हमने सवाल सॉल्व किया था कि एक स्टोर ये एक कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेट्स पर यानी किसी भी एक प्लेट पे 2.0 एक्सपोनेंट -9 कूलम का चार्ज स्टोर हो रहा है और 12 वोल्ट की जो बैटरी है।
तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो कैपेसिटेंस Q अपॉन V होती है। और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में जो Q होता है, ये Q दोनों प्लेट्स में से किसी एक प्लेट का चार्ज होता है। तो 2.0 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो कैपेसिटेंस आ जाएगी 1.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 फेरेड, यानी इसको आप कह सकते हैं 16.7 नैनो फेरेड वगैरह वगैरह। फिर मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बताए थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले हमने पढ़ा था। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होता है कि वोल्टेज सारे कैपेसिटर्स का सेम होता है, क्योंकि पैरेलल में किसी भी चीज़ का वोल्टेज सेम होता है। उसके बाद हमने देखा था कि पैरेलल में जो कैपेसिटर्स होते हैं उन पे चार्ज अलग अलग स्टोर होता है। फर्स्ट करेंगे, पहले कैपेसिटर की किसी एक प्लेट पे Q1 चार्ज स्टोर हो रहा है, दूसरे पे Q2 हो रहा है। तो हमने डिराइव किया था कि पैरेलल में जो नेट कैपेसिटेंस होती है वो कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस के सम के बराबर होती है। यानी कि अगर दो कैपेसिटर हमने लगाए हुए हैं पैरेलल में, तो C1 प्लस C2 जो है वो सर्किट की नेट कैपेसिटेंस के बराबर होगा। जैसे आपको मिसाल दी थी मैंने आपको कि भी एक कैपेसिटर 12 माइक्रोफैराड का है, एक 8 माइक्रोफैराड का है, पैरेलल में लगे हुए हैं दोनों, तो नेट कैपेसिटेंस कितनी आएगी? 20 माइक्रोफैराड आएगी। फिर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की थी। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस आई थी वो आई थी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बराबर आया था नेट कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के, यानी कि 1/C के। सीरीज में जो है वोल्टेज अलग अलग होता है कैपेसिटर्स का, लेकिन चार्ज सबकी हर प्लेट पे चार्ज सेम स्टोर होता है। फिर हमने कुछ शॉर्टकट डिस्कस किए थे सीरीज में। पैरेलल में तो शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं है, पैरेलल में तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं कैपेसिटेंस को, कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं। सीरीज में हमें शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी। अब सीरीज में मैंने आपको शॉर्टकट्स क्या बताए थे कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और दोनों आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों की कैपेसिटेंस बराबर है, तो नेट कैपेसिटेंस जो है वो आधे के बराबर होगी। यानी कि 10 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड के दो कैपेसिटर अगर मैं सीरीज में लगाऊं तो नेट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड होगी। या अगर मैं जो है वो 18 माइक्रोफैराड के दो कैपेसिटर सीरीज में लगाऊं तो नेट कैपेसिटेंस 9 होगी। ठीक है भाई। ऐसे ही अगर आप जो है वो दो से ज़्यादा आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगाएं, तो आपने जितने भी कैपेसिटर लगाए उनकी नंबर ऑफ कैपेसिटर से आप डिवाइड कर दें एक की कैपेसिटेंस को, तो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी। जैसे 12 12 12 12 के मैंने 4 कैपेसिटर्स लगाए, तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगी? 12 डिवाइड बाई 4, यानी कि 3 माइक्रोफैराड। इसी तरह अगर दो कैपेसिटर आपने लगाए हैं सीरीज में और दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो फिर जो नेट कैपेसिटेंस होगी वो प्रोडक्ट अपॉन सम के बराबर होगी। यानी दोनों कैपेसिटर्स का प्रोडक्ट लें और उसको डिवाइड कर दें दोनों कैपेसिटर्स के सम से। जैसे मैंने 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड के दो कैपेसिटर लगाए सीरीज में, तो उनकी नेट कैपेसिटेंस कैसे आएगी? 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 हो गया, डिवाइड बाई 9 यानी कि 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। इसी तरह मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको करके दिखाई थी। ठीक है, ये हमने सीरीज में पैरेलल में जोड़ के इनको निकाला था। फिर ये दो हमने जो है वो सवाल थे जो कि हम छोड़ के गए थे, जो कि आज हमें डिस्कस करना है। पहला सवाल ये है कि 10 और 20 माइक्रोफैराड के दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और 12 वोल्ट की बैटरी है। तो हमें बताना है कि इनकी नेट कैपेसिटेंस क्या है, नेट चार्ज इनके ऊपर क्या आएगा, फिर दोनों पर अलग अलग चार्ज क्या आएगा, और V1 और V2 कितना आएगा। और दूसरे सवाल में हमने दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, 9 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड के, 18 वोल्ट की बैटरी है, इनकी नेट कैपेसिटेंस, नेट चार्ज और अलग अलग चार्ज मालूम करना था। तो क्या आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था? ये लेक्चर तो शेयर कर दिया था ना मैंने आप लोग सब ग्रुप पे। हाँ, आप में से किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किए ही है?
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले आपसे ये क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि आप नेट कैपेसिटेंस मालूम करें कितनी होगी। अब नेट कैपेसिटेंस कैसे आएगी कि दो कैपेसिटर्स हैं जो कि नॉन आइडेंटिकल है और सीरीज में, तो हम प्रोडक्ट अपॉन सम का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 10 प्लस 20, 200 अपॉन 30, या फिर हो जाएगा 20 अपॉन 3, या फिर हो जाएगा 6.67 माइक्रोफैराड। पहले पार्ट का आंसर आ गया नेट कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस की आ गई 6.67 माइक्रोफैराड। फिर कह रहे हैं कि आप नेट चार्ज मालूम करो। नेट चार्ज बराबर होगा नेट कैपेसिटेंस इंटू नेट वोल्टेज के। तो नेट कैपेसिटेंस कितनी है 20 अपॉन 3 यानी कि 6.67, वोल्टेज कितना है 12, 3 वन जा एंड 3 4 जा, नेट चार्ज आ जाएगा 80 माइक्रोकूलम। नेट चार्ज कितना आ गया भाई 80 माइक्रोकूलम आ गया। उसका तीसरे पार्ट में कह रहा है कि आप मालूम करें चार्ज ऑन C1 एंड C2। क्या मालूम करें चार्ज ऑन C1 एंड C2। तो देखिए जिस तरह सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, ऐसे यहाँ पर कैपेसिटर्स के सीरीज सर्किट में चार्ज सेम होता है। तो 80 माइक्रोकूलम जो है ये पहले वाले कैपेसिटर का भी चार्ज होगा और दूसरे वाले का भी चार्ज होगा, यानी कि Q1 और Q2 दोनों बराबर होंगे किसके, दोनों बराबर होंगे 80 माइक्रोकूलम के बराबर। Q1 और Q2 दोनों किसके बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे 80 माइक्रोकूलम के बराबर होंगे। ठीक है भाई, तो C1 C2 दोनों पे चार्ज 80 माइक्रोकूलम 80 माइक्रोकूलम आ जाएगा, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है। चौथे पार्ट में कह रहा है कि आप V1 और V2 मालूम करें, यानी दोनों का वोल्टेज मालूम करें। और देखिए V1 बराबर होगा किसके, Q1 अपॉन C1 के बराबर होगा, क्योंकि Q इक्वल्स टू CV होता है ना। Q को हमने ड्राइव किया था CV के बराबर ड्राइव किया था, तो V बराबर होगा Q अपॉन C के। अब Q1 Q2 दोनों 80 माइक्रोकूलम के बराबर है और C1 जो है वो 10 माइक्रोफैराड के बराबर है। तो ये कितना आ गया 8 वोल्ट आ गया। V1 8 वोल्ट आ गया। इसी तरह V2 किसके बराबर होगा, V2 बराबर होगा Q2 अपॉन C2 के। Q2 जो है वो भी 80 माइक्रोकूलम है, लेकिन C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू 20 माइक्रोफैराड है। 20 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, यानी कि V1 की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 8 वोल्ट आ रही है, और V2 की वैल्यू कितनी आ रही है 4 वोल्ट आ रही है। ठीक है भाई, ये हो गया सॉल्व। दूसरे सवाल पर आए, इसमें 9 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड जो है पैरेलल में। पहला सवाल है नेट कैपेसिटेंस क्या होगी, तो बहुत ही आसान है, पैरेलल में तो कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है। तो ये अगर 9 प्लस 3 यानी कि 12 माइक्रोफैराड, पैरेलल में तो हम सिंपली कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं ना, तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, बताओ नेट चार्ज कितना होगा। तो नेट चार्ज होता है नेट कैपेसिटेंस इंटू नेट वोल्टेज। नेट कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैराड की, नेट वोल्टेज है 18 का। ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 18 कितना होता है यार, बता दो खुदा के लिए कोई। 12 इंटू 18 कितना होता है 216, हो जाएगा 216 माइक्रोफैराड, या और तमीज से लिखना है तो हो जाएगा 2.16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 फैराड, सॉरी चार्ज कूला मैंने, 216 कूलम, या फिर हो जाएगा 2.16 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम। ठीक है, फिर क्या करते हैं Q1 कितना है और Q2 कितना है। तो देखिए Q1 जो होगा वो बराबर होगा C1 इंटू V के, क्योंकि V तो दोनों के लिए सेम होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई बाई V कितना है 18। तो 89 से बताओगे कितना होता है जल्दी से, 180 और
162 होगा मेरे ख्याल से, 162 माइक्रो कूलम। ठीक है। और Q2 अगर आपको मालूम करना हो तो बराबर होगा C2 इंटू वी के। C2 है 3 माइक्रो फैरेड, मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये कितना आ रहा है भाई? 54 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये इसके आंसर आ जाए। देखें सर, सही कैलकुलेट किया है मैंने। ऑलराइट, अब देखिए इससे सबक क्या हासिल हुआ, जरा इस पे जरा और करें। देखिए मैंने दो कैपेसिटर सीरीज में लगाए, तो आपको पता है कि सीरीज में जो है वोल्टेज डिवाइड होता है, चार्ज सेम रहता है। और जब आप दो कैपेसिटर्स पैरेलल में लगाएंगे तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा, लेकिन चार्ज दोनों का अलग अलग होगा। अगर एक बात पे गौर फरमाएं, 10 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड के दो कैपेसिटर्स है, यानी कि 10 और 20 की कैपेसिटेंस के दो कैपेसिटर्स है। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 10 थी उसका वोल्टेज आ रहा है 8। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 10 थी उसका वोल्टेज आ रहा है 8। और जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 20 थी उसका वोल्टेज आ रहा है 4। दोबारा देखें, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 10 थी उसका वोल्टेज आ रहा है 8। और जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 20 थी उसका पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 4। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज सर्किट में जब वोल्टेज डिवाइड होता है तो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से डिवाइड होता है। ठीक है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ। यानी कि जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हाफ होगी उसका वोल्टेज डबल होगा, और जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डबल होगी उसका वोल्टेज हाफ होगा। पहली बात। पैरेलल में देखें, इस कैपेसिटेंस का जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है? इसका चार्ज आ रहा है 162 माइक्रो कूलम। और इस वाले कैपेसिटर का चार्ज कितना आ रहा है? इसका चार्ज आ रहा है 54 माइक्रो कूलम। टोटल चार्ज 216 माइक्रो कूलम है। तो देखें, 54 के मुकाबले में जो 162 है वो 3 टाइम्स है। आप 54 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 162 आएगा। तो चूंकि 9 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड का 3 गुना है तो उसका चार्ज भी 3 गुना है। यानी कि यहाँ पर जो है वो चार्ज और कैपेसिटेंस आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पैरेलल सर्किट में कैपेसिटेंस और वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और सीरीज सर्किट में चार्ज और कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई रिपीट, पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि सीरीज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी सीरीज सर्किट में जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसको वोल्टेज कम मिलेगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। जबकि पैरेलल सर्किट में कैपेसिटेंस और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पैरेलल सर्किट में जो जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उसको चार्ज उतना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये लेसन है जो कि हमने यहाँ से सीखे। अगर ये बात आपकी समझ में आई है तो एक छोटे से सवाल का जवाब में
सवाल क्या है आपका? इस सवाल को देखूंगा। सबसे पहले कह रहा है कि जो सर्किट है, इस सर्किट में नेट कैपेसिटेंस मालूम करें बिटवीन बी एंड सी। यानी कि ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में बताएंगे नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी। पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी आपको बताना है। अब पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हैं। इन तीनों की जो नेट कैपेसिटेंस होगी हमारा आंसर होगी। तो नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी जो है कितनी होगी, 5 प्लस 5 प्लस 5, 15 माइक्रोफैरड। पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि 15 माइक्रोफैरड। आ गई। फिर दूसरा सवाल है कि व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो 5 ये है और 5 ये, ठीक है। तो सीरीज में हो गई दोनों 5 और 5। सीरीज में जो नेट कैपेसिटेंस होती हैं अगर वो आइडेंटिकल हो तो हम डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इन तीनों को मिला के 15 बन रही है, उसकी 5 बन रही है। और जब दो नॉन आइडेंटिकल हो तो 15 और 5 को हम कैसे निकालेंगे, पहले प्रोडक्ट फिर उसके बाद सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो 15 5 का 75 होता है और 15 प्लस 5 20 होता है। तो लेगा 73.75 माइक्रोफैराड की नेट कैपेसिटेंस हो जाएगी। चेक कर लिएगा, मैं इस कैलकुलेशन में गलती करी हो तो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो तीसरा पार्ट है, वो सुने गौर से आप। वो कह रहा है कि एनी वन कैपेसिटर कैन टॉलरेट अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। सो हाउ मच मैक्सिमम वोल्टेज कैन बी अप्लाइड अक्रॉस AC। कह रहे हैं कि इनमें से कोई सा भी एक कैपेसिटर जो है ना, वो मैक्सिमम जो है ना 10 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है। यानी 10 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज देंगे ना तो कैपेसिटर उड़ जाएगा। यानी कि 10.1 भी देंगे ना तो उड़ जाएगा। तो मैक्सिमम आप ए और सी के बीच में मैक्सिमम कितनी बड़ी बैटरी लगा सकते हैं कि सारे कैपेसिटर्स काम भी करें और उनमें से कोई उड़े नहीं। तो मैक्सिमम कितने वोल्ट की जो है वो आप बैटरी लगा सकते हैं क्रॉस AC कि कोई कैपेसिटर जो वो उड़े नहीं, ठीक है। इनमें से हर कैपेसिटर 10 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है मैक्सिमम। चारों कैपेसिटर में से हर कैपेसिटर 10 वोल्ट मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकता है। तो आपको बताना है कि पॉइंट ए और पॉइंट सी के अक्रॉस हम कितनी मैक्सिमम कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं, ये सवाल है। तो इसको सॉल्व करें जल्दी से। आप लोग सॉल्व करके बताएं मुझे जल्दी से कि मैक्सिमम कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं आप यहाँ पर, जल्दी शाबाश।
हाँ भाई, क्या जवाब आया, समझ में आई बात? इस सर्किट पर आप मैक्सिमम कितना जो है वो वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं क्रॉस ए सी, यानी पॉइंट ए और पॉइंट सी के क्रॉस आप मैक्सिमम कितना वोल्टेज दे सकते हैं कि इन चारों में से कोई कैपेसिटर जो है उड़े नहीं, और कैपेसिटर मैक्सिमम जो है वो 10 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है हर कैपेसिटर। आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। हाँ भाई, आप लोग जिंदा तो है ना, मतलब खुदा ना वास्ता कोई वफात तो नहीं पा गए हैं सब लोग? कोई एक शख्स तो आंसर बताओ उसका यार। अच्छा, मुशबार ने का आंसर लिखा है, और भी इसके अलावा आंसर? नहीं, और किसी को आंसर नहीं देना। देखिए एक्चुअली ये जो है ना, कॉम्बिनेशन जो है ये इस तरह से है कि एक तो 5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर यहाँ पर है, और ये तीनों मिलकर
ये तीनों पैरेलल में ना, तीनों मिलके टोटल कितने माइक्रोफैराड के हैं? तीनों मिलके टोटल 15 माइक्रोफैराड के। अब इनमें से कोई भी एक कैपेसिटर जो है वो बेसिकली 10 वोल्ट से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फर्स्ट थिंग वाला जो है ये 10 वोल्ट इसको जब मिल रहा होगा तो 15 माइक्रोफैराड को इसको 3 गुना ज़्यादा मिल रहा होगा या 3 गुना कम मिल रहा होगा। तो सीरीज में जो कैपेसिटेंस ऑफ वोल्टेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो उसको 3 गुना कम मिल रहा होगा, यानी इसको 10/3 मिल रहा होगा इस कॉम्बिनेशन को। तो टोटल वोल्टेज कितना होगा? 10 + 10/3, तो ये 10.33 वोल्ट। यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर आप 10.33 वोल्ट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो जब आप 10.33 वोल्ट देंगे तो नहीं, 10.3 सॉरी, 13.33 बनेगा, 13.33। तो जब आप टोटल वोल्टेज 13.33 दे रहे होंगे तो 13.33 में से 10 इसको मिल रहा होगा और 3.33 इस कॉम्बिनेशन में मिल रहा होगा। इस कॉम्बिनेशन में तो सेम मिलेगा ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो टोटल वोल्टेज आप ए और सी के क्रॉस टोटल वोल्टेज दे सकते हैं 10 और 3.3, यानी कि 13.33 जो है हम मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हैं, ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर नहीं दे सकते। ठीक है भाई, कुछ को समझ में आई बात? है ना, अल्लाह करे समझ में आए। अच्छा, अब एक चीज़ और है यहाँ पर, यूजेस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है वो डिफरेंट यूजेस के लिए इस्तेमाल होता है। उसके डिफरेंट यूजेस में से एक दो यूजेस आप पढ़ेंगे यहाँ पर टेलीविजन में, बाकी यूजेस आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यूजेस होते हैं इसके कैपेसिटर के। मिसाल के तौर पर कैपेसिटर का एक यूज क्या है? टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो उसका मेन इसका फंक्शन है, टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैपेसिटर का एक मेन फंक्शन है टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर कैपेसिटर का दूसरा फंक्शन एक और भी, और वो है टू स्मूथ रेक्टिफाइड करंट। ये हम आगे पढ़ेंगे एसी में, ऑल्टरनेटिंग करंट में। वहाँ हम पढ़ेंगे एक प्रोसेस को हम कहते हैं स्मूथिंग। स्मूथिंग का मतलब ये होता है कि जब हम करंट की रेक्टिफिकेशन कर देते हैं तो उसके बाद उसकी फ्लक्चुएशन को कम करते हैं। जो मैंने बोला आपकी समझ में शायद नहीं आया हो, इनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब भी चैप्टर पढ़ेंगे उस वक्त समझ लीजिएगा इसका क्या मतलब है। तो ये स्मूथिंग में इस्तेमाल होता है, तो स्मूथ रेक्टिफाइड करंट का इस्तेमाल होता है ये टाइम डिले सर्किट। टाइम डिले सर्किट का मतलब होता है कि वो सर्किट जो कि इसमें टाइम का फैक्टर रहता है, टाइम के बाद सर्किट काम करता है। इसमें मिसाल तौर पर जैसे आप कैमरे से तस्वीर खींचते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है ना कि वो आप जब उसको क्लिक करेंगे तो वो 10 सेकेंड्स बाद जो है उसमें काउंटिंग शुरू होती है, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, फिर वो तस्वीर खींचता है। तो कैपेसिटर के जरिए जो टाइम डिले होता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑसिलेटर्स में यूज होता है, ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? ऑसिलेटर्स जो है ये रेडियो के जो सर्किट्स होते हैं ना, तो उसको ऑसिलेटिंग ऑसिलेटर्स कराते हैं। इसके अलावा ये ट्यूनिंग सर्किट्स में यूज होते हैं। तो जो आप ट्यूनिंग करते हैं ना, ट्यूनिंग सर्किट्स में यूज होते हैं। जैसे आप टीवी की ट्यूनिंग करते हैं, रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं, तो जो ये सर्किट्स में ट्यूनिंग जो होती है ना, कम्युनिकेशन सर्किट्स में ट्यूनिंग होती है, उसमें कैपेसिटर्स यूज होते हैं। तो कैपेसिटर्स जो है वो बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। मैंने 4-5 यूज के लिख दिए हैं, बस ये ज़बानी याद कर लें। अब ये कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, ये तो हम नहीं करेंगे। बस इसमें सिर्फ ये दो चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे सिलेबस में। बाकी तो एक बस आपको सिर्फ नाम याद करने होंगे कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है जी, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब ये कि हम इसकी वर्कशीट सॉल्व करते हैं। कैपेसिटेंस की बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब कैपेसिटेंस की वर्कशीट्स हैं कुछ बहुत सारी, वो हम अभी सॉल्व कर लेते हैं।
एक काम करता हूँ, इसमें एक चीज़ और बतानी ताकि वो सारी वर्कशीट एक साथ ही हो जाए। एक चीज़ और बता दूँ ताकि वो सारी वर्कशीट एक साथ ही हो जाए। एक छोटी चीज़ और देख लें यार। डिस्टेंस ऑफ अ चार्ज मेटल स्फीयर। डिस्टेंस ऑफ अ चार्ज मेटल स्फीयर। और ये एक मेटल का स्फीयर है, इसका रेडियस है आर, और इसके ऊपर एक चार्ज स्टोर हुआ है। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि मेटल के स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होता है उसी उसकी सरफेस पर होता है, सरफेस चार्ज स्टोर हुआ हुआ है इसलिए। अब हम इस मेटल के स्फीयर की जो है कैपेसिटेंस मालूम करना चाहते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटेंस मतलब है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, ये ना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। लेकिन स्फीयर का जो वोल्टेज होता है, जिसका पोटेंशियल होता है, उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। और एक स्फीयर की सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है बराबर होता है 1/4πε0 Q/r के। तो पोटेंशियल की इस वैल्यू को अगर हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूले पुट कर दें, ठीक है, तो अगर हम जो है कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में इसको अगर पुट कर दें, तो सी इसके बराबर होगा, सी बराबर होगा Q/1/4πε0 Q/r। सिंप्लीफाई होगा Q, पलट कर ऊपर आएगा 4πε0 r, और नीचे आएगा Q। Q कैंसिल, तो कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज स्क्वायर बराबर हुई सिंपली इसके 4πr/0। ठीक है। अब इसमें आप गौर करें, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एफ नॉट भी कांस्टेंट है, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ उसके रेडियस। यानी कि स्फीयर का रेडियस डबल कर देंगे तो उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी डबल हो जाएगी, कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी। अगर उसका रेडियस आधा कर देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस आधी हो जाएगी, यानी फिर चार्ज स्टोर करने की सलाहियत आधी हो जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है। तो बस एक एडिशनल चीज़ थी, मैंने कहा ये बता दूं, बीच में सवाल आएगा तो फिर दोबारा करनी पड़ेगी, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। अब आ जाए सवाल पहली वर्कशीट पे, जो इस चैप्टर की पहली वर्कशीट है और हमारी वर्कशीट नंबर 11 है। सवाल नंबर 1 में कह रहे हैं कि चार्ज मेटल स्फीयर इज आइसोलेटेड इन स्पेस। Measurements of the electric potential V are made for different distances x from the center of the sphere. The variation with distance x of the potential V is shown in figure 5.1। ये V और R का ग्राफ दिया हुआ है चार्ज स्फीयर का, जैसे कि बनता है, हमने पिछले चैप्टर में बनाया था। Can you use figure 5.1 to determine the electric field strength in Newton per coulomb at a point where x is equal to 4 centimeter? Explain your working। 4 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस का पॉइंट है उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है। अब देखिए ये रहा 4 सेंटीमीटर, तो अब ये देखेंगे 4 सेंटीमीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली वन, और ये बनेगी 1.8, यानी कि 1.8 एक्सपोनेंट 3 वोल्ट आपका पोटेंशियल बनेगा। 4 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर मतलब है 0.04 मीटर। ठीक है। आपको माननी आपको जो है कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ।
आपको कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जबकि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। लेकिन दोनों फॉर्मूले में सिर्फ स्क्वायर का फर्क है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर है वी अपॉन आर के। तो सब कुछ वी है, बस सिर्फ एक आर जो है इसको मल्टीप्लाई कर लें आपसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वी अपॉन आर के बराबर है। तो लिहाजा अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करना चाहें तो आपने एक पॉइंट पे जो वी मालूम किया वो कितना है, 1.8 एक्सपोनेंट 3 आया है। और इसी पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 0.04 मीटर डिस्टेंस है। तो जरा इसको सॉल्व करके बता दें क्या आंसर आ रहा है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि वी और आर का ग्राफ है, वी और डिस्टेंस का ग्राफ है। तो वोल्टेज और डिस्टेंस के ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है। तो आप ये करें कि इसका ग्रेडियंट मालूम कर लें एट x = 4 सेंटीमीटर, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकल आएगी। उसके आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे इतना से टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और उस टेंजेंट का ग्रेडियंट मालूम करना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये कि तरीका जो मैंने बताया पहला वाला ज़्यादा आसान है। इसका आंसर मुझे खुदा के लिए बता दें, अगर आप लोग जो है वो नशे में की हालत में ना हो तो प्लीज़ कैलकुलेटर सॉल्व करके जल्दी से बता दें बेटा। तो आंसर इज 4.5 एंड 4। आंसर हो गया 4.5 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, द चार्ज ऑन द स्फीयर इज 8.0 एक्सपोनेंट -9 कूलम। यूज फिगर 5.1 टू स्टेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो आपको याद होगा मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में ग्राफ बनवाए थे ना इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल के। तो मैंने आपसे कहा था कि सरफेस तक जो है वो सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहता है, क्योंकि फिर सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होता और उसके बाद पोटेंशियल कम होने लगता है। तो वैसे ही ग्राफ बना हुआ है। तो ये जो पोटेंशियल है ना, ये सरफेस तक का है, सेंटर से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल है। ये कितना है, 1 2 3 4 5, ये 3.6 पॉइंट। सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 3.6 एक्सपोनेंट 3 वोल्ट हो जाएगा। उसका ये कह रहा है कि स्फीयर एक्ट एज अ कैपेसिटर, डिटरमिन द कैपेसिटर ऑफ द स्फीयर। तो अभी मैंने बताया था कि स्फीयर की कैपेसिटेंस क्या होती है। स्फीयर की कैपेसिटेंस में ज्ञात की थी 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू पुट कर दूं 4 इंटू 3.14। रेडियस इसका कितना है, रेडियस स्फीयर का जो है वो जनाब कैसे आएगा, रेडियस ऐसे आएगा, ये इसका रेडियस हो गया।
2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया, यानी कि 0 पॉइंट, बल्कि इस चक्कर में क्यों पढ़ना यार, आप डायरेक्ट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा देना, हमें सब कुछ पता होगा नहीं डायरेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दें, पी अपॉन वी, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आपको चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा चार्ज और ये रहा वी, हो जाएगा 8 पॉइंट, चार्ज इसका 8.0 एक्सपोनेंट माइनस 9, वोल्टेज को दिया हुआ है 3.6 एक्सपोनेंट 3। इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से शाबाश। तो एक्सपोनेंट माइनस 12, ये कैपेसिटेंस आ गई 2.2 एक्सपोनेंट माइनस 12 फैरेड, यानी 2.2 पिको फैरेड करके आ गई, ठीक है जी। तो ये पहली वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई कैपेसिटर की चैप्टर की, बाकी को हम कल कंटिन्यू करेंगे, और कैपेसिटेंस का जो लेक्चर है और जो वर्कशीट पहली जो की है, ये दोनों मैं आपके साथ ग्रुप पे शेयर करूँ, ठीक है। So that's all about it. Inshallah, we'll continue the same topic in the next class. Thank you.